हेलो एवरीवन। तो गाइस मैं आज आपको जो 10th क्लास का सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। तो आज के देखिए इसमें क्या है, हमने पहले भी देखा था कि 1 2 3 और ये 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है सोशल साइंस को। पहले में भूगोल वाला है, दूसरे में इतिहास वाला है, तीसरे में जो पॉलिटी होती है राजनीति उसका है, और चौथे में अर्थशास्त्र का है। तो हम पहले जैसे कि मैं 4 वीडियो बनाऊंगी, तो पहले मैं इसमें एक वीडियो में इस वाले को पोर्शन को कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप इसे देख लीजिए, भूगोल वाले को। और जैसे कि इसमें दिख ही रहा है कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन एक आ रहा है, तो वो आ रहा है आपको खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाले चैप्टर से। तो ये आपको तो बहुत अच्छे से करना ही है। और इसके अलावा फिर जो 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 चैप्टर में से आ रहे हैं 3 नंबर के। एक तो खनिज वाले में से, दूसरा विनिर्माण उद्योग। तो खनिज वाला आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो इससे तो हर हाल में ही करना है। और ऊपर से मैं आपको बताई थी पहला चैप्टर जैसे अभी ये कराएंगे हम, संसाधन एवं विकास वाले ये कर रहे हैं अभी, मतलब सारे ही करेंगे। तो इसमें से क्या है, 2-2 नंबर के आ रहे हैं क्वेश्चन। 1-2 नंबर का आएगा इसमें भी, और इसमें भी 1-2 नंबर का आएगा। और 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 2, तो वो देख लीजिए। और ये तीसरा है जल संसाधन। इसे आप नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 नंबर का आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इसका रहने दीजिएगा, बट ये कर लीजिएगा। तो हम वही कर रहे हैं अभी। पहले तो 2-2 नंबर के किस किस में से कंप्लीट होंगे वो देख लेते हैं। 3 चैप्टर हैं, 2-2 नंबर के आएंगे, जिसमें से संसाधन विकास और जी वन एवं वन्य जीव संसाधन, तीसरा कृषि वाला। ठीक है, देखिए ये है दिया है, चैप्टर दिया है यहाँ पर। अब ये संसाधन एवं विकास, तो आप भी जानती हो कि संसाधन क्या है और विकास क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक वीडियो बना के दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, इसी का दिया है, कंप्लीट है उसमें। तो उसमें संसाधन देखिए वो सारी चीज़ होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। कोई भी चीज़ हो जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है वो संसाधन है। इनफैक्ट हवा भी संसाधन में आती है, क्योंकि उससे हम सांस ले पा रहे हैं। पंखा जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, हवा देता है। कुछ भी हो जो हमें दिख रही है चीज़ें और जो नहीं भी दिख रही है लेकिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, वो संसाधन में आता है। एवं विकास लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमें इसे और अच्छा करना चाहिए, विकास। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। आप देख लीजिएगा, ये देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मैं आपको नहीं कराऊंगी, ये आप खुद देखेंगे, बस क्वेश्चन देख लीजिए। संसाधन, क्योंकि चैप्टर का नाम ये है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही है हर हाल में। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगी संसाधन के बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। फिर जलोढ़ मृदा के बारे में, सबसे अधिक कौन सी मृदा मिट्टी में मतलब कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में, तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा क्या होती है, जो जल के बहाव के द्वारा लाई जाती है। जो जैसे नदी होती है, नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, तो मैं आपको अभी शॉर्टकट में बताती जा रही हूँ, तो बस क्योंकि टाइम कम है इस वजह से। फिर बंजर भूमि, ऐसी भूमि जहाँ पे मतलब पानी वानी कुछ भी नहीं होता। आपने देखा है रेगिस्तान है, जैसे थार मरुस्थल है जो राजस्थान में है, वहाँ पर है। तो यहाँ लिखा है ना, ये एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, एक मिनट से, तो दूसरा बंजर भूमि, सॉरी यहाँ पे पढ़े थे ना, एक ऐसी भूमि जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, बंजर भूमि का वही मैंने बता दिया आपको। वही जिसमें मतलब इसका उपयोग ही नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज़ में नहीं किया जा, ना कृषि में, ना रह सकते वहाँ, क्योंकि बंजर है तो पानी की दिक्कत है, वहाँ रह भी नहीं सकते हम। तो ऐसी भूमि। अब बंजर हो गया, आपको ये तो करना ही है। सकल कृषि ये आप कर लीजिएगा। कहने का मतलब है ये कि एक वर्ष में आप कितनी फसल बो सकते हैं, कितनी फसल का जो शुद्ध निबल मतलब जो होता है कि पूरी वो हम निकाल लो उसमें से। जैसे कि खेती बोते हैं तो आप तो जानते हैं कि खेती में क्या क्या लगता है, वो खाद वगैरह लगता है। और कुछ लोग खेती जैसे कि बोते हैं, तो वो सारी अपनी जो जो भी हमने अपना खर्चा किया है उसे निकाल लिया जाए, जो हमारे हमें आउटपुट यानी जो मिल रहा है उसमें से, तो वो शुद्ध हो जाती है उसकी, मतलब शुद्ध आय हो जाती है उसकी कि कितनी मिली है हमें। तो वो होता है सकल कृषि, वो भी 1 वर्ष में निकालना, ये जरूर ध्यान रखना, 1 वर्ष में। तो फिर इसके अलावा मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ये भी बता दिया था कि मिट्टी का जो कटाव वगैरह होता है, मिट्टी टूटती है फूटती है, वहाँ से मतलब बहकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह, हवा से भी उड़ती है, तो वो मृदा अपरदन कहलाता है। फिर मृदा संसाधन का मतलब ये कि मृदा को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए, तो वो है। तो उसका सबसे सिंपल काम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए। तो इससे क्या होता है, मृदा की जो उर्वरकता होती है वो भी बनी रहती है, और हमारी जो मिट्टी होती है क्या होता है, वो जड़ होती है, मिट्टी को पकड़ लेती है, तो पानी के द्वारा बहाई नहीं जा सकती। ठीक है, और फिर मृदा संरक्षण ये हो जाएगा आपका। और इसके अलावा और फिर आप जैव अजैव संसाधन क्या होते हैं ये कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। और जैव का मतलब ये होता है सिर्फ जो जीवित होते हैं वो, और अजैव मतलब जिसमें जान नहीं होती।
तो जो निर्जीव होते हैं, ठीक है, जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि चट्टान और धातु है, इनमें जान थोड़ी होती है, लेकिन अजैव संसाधन है, क्योंकि काम तो आते हैं ये कहीं ना कहीं। और ये जैव संसाधन जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है, ये जैव संसाधन होते हैं। फिर ऐसी उत्पत्ति एवं स्वामित्व के आधार पर ये कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी कर लीजिए, नवीकरणीय क्योंकि अब देखिए टाइम बहुत कम है। और ये लेट राइट वाला कर लीजिए, टिक मेरे पहले लगे हुए हैं इसमें, आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए। ये केशव की है और आपके कुछ किसी और भी सब्जेक्ट में हो आप देख लीजिएगा। संसाधन नियोजन ये इंपॉर्टेंट है, कैसे करना चाहिए। और ये भूमि निम्नीकरण के किन्हीं 2 कारकों का वर्णन करिए। मतलब भूमि का जो अपर्दन होता है वो कैसे होता है वो बताना है आपको। खनन के द्वारा होता है। खनन मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर जो भी धातु वगैरह होती हैं उन्हें निकाला जाता है। जैसे कोयला है या लोहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, धातु चीज़ें होती हैं, वो उन्हें निकालते हैं तो क्या होता है, निकालने की जो क्रिया होती है वही खनन कहलाती है। नीचे से निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। फिर अति पशुचारण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो चराया जाता है खेतों में या कहीं पे, जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, अति मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे पशु हैं तो वो चारा को खा जाते हैं, तो मृदा क्या हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है। फिर एक टाइम के बाद वो बंजर बन जाती है। तो अति पशुचारण से भी मृदा का अपरदन होता है। निम्नीकरण का मतलब ये होता है अपरदन, यानी कटाव छटाव जो होता है, खराब हो जाना। फिर मृदा संरक्षण ये कर लीजिएगा, बांध बनाना, वृक्षारोपण से मृदा को हम बचा सकते हैं। फिर जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। मृदा संरक्षण ये मैंने आपको बता ही दिया पहले। अब आते हैं आप दूसरे चैप्टर में, देख लीजिए। ये है आपका दूसरा चैप्टर, वन एवं वन्य जीवन संसाधन। तो आप वन जानते ही हैं, जंगल वगैरह जो होते हैं, वन्य जीव जिसमें रहते हैं जानवर, वो वन्य जीव होते हैं, ठीक है। जिस जंगल वगैरह में रहते हैं वो वन्य जीव होते हैं। तो ये आप कर लेंगे। इसमें से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी मैं आपको ये जैव संसाधन के विनाश से क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए। फिर इसे कर लीजिए। ये देखिए टिक लगे हैं सारे, मैंने पहले ही लगा दिए इसमें, आप इसे टिक लगा लीजिए, इन्हें अच्छे से कर लीजिए। अभी टाइम कम है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन जितना भी है कोशिश कर रही हूँ। फिर हो जाएगा जैव विविधता, और फिर ये हो जाएगा आपका, हो गया। तो यहाँ देख लीजिए, वनों के लाभ आप जानते हैं, वनों से क्या क्या लाभ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वनों की जो देखिए, वनों का लाभ मतलब वनों की जड़ हो, पत्ती हो, कुछ से भी हमें कुछ चीज़ प्राप्त हो पा रही है, वो वनों से लाभ होता है। आप तो जानते हैं, क्योंकि आपको पता है फल वगैरह सब्जी कहाँ से मिलती है, वनों से तो मिलती हैं। फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो उनकी लकड़ियों से ही बनती हैं। तो जड़ी बूटी वगैरह भी, दवाइयाँ चलती हैं, औषधि, वो भी वनों से हैं। ओके, तो ये IUCN है, इसे कर लीजिए। ये एक मतलब एक संगठन जैसा है। तो क्योंकि इससे क्या है, ये मेनली किसके लिए बना हुआ, पर्यावरण के लिए ही है, कि पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वन्य जीवों में जो हानिकारक हो, मतलब जो सामान्य जातियाँ होती हैं, इसमें संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं, इसी में मतलब डिवाइडेड है 6 बार में। लुप्त जातियाँ होती हैं, ये क्या होता है, ये एक कलर जो होता है उससे मतलब वो करते हैं, संकटग्रस्त जाति कहलाएंगी। तो कोई कलर होता है इनके लिए, वो बताते हैं कि इस कलर में आएंगी जी, तो उससे हम पहचान सकते हैं। दुर्लभ जातियों में 4थे नंबर स्थानीय जाति, ये सब इसी का है। तो आप बस ध्यान में रख लीजिए और कुछ नहीं इसका। फिर जल संसाधन का, इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो आप रहने भी दीजिए, छोड़ दीजिएगा। कृषि कर लीजिएगा। कृषि में कृषि क्या है आप अच्छे से जानते हैं, प्राथमिक क्रिया है। देखिए 3 क्रिया होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक में वो आती हैं जो हमें, कि जैसे कृषि है जो हमें सीधी चीज़ मिलती है, इसमें हम कुछ वो नहीं करते, कुछ भी चेंजेस नहीं करते। जैसे गेहूँ है, धान है, ये कृषि में आती है। अब मान लीजिए इसी गेहूँ से बिस्कुट बना दिया गया, तो वो द्वितीय में आ जाएगी, विनिर्माण होता है द्वितीय में। तीसरे में क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में वो चीज़ आती है जिसमें सेवाएं मिलती हैं, सेवाओं की बात होती है। जैसे मानो कोचिंग पढ़ा रहा है कोई, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी सेवाएं हैं। या फिर आप फ़ोन पर से, फ़ोन होता है तो कुछ लोग डॉक्टर भी अवेलेबल है उस पर, फ़ोन पर, तो वो दूसरे को सेवा देते हैं, तो वो भी सेवाएं में आता है, ठीक है। तो पहले क्षेत्र में जो हमें सीधे मिलता है प्रकृति के द्वारा, और दूसरे में जिसमें कुछ चेंजेस किया जाता है, विनिर्माण यानी बनाया जाता है, और तीसरे में सेवाएं आती हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जो रोजगार के, मतलब रोजगार क्या कहें, उस पर कृषि पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है। कृषि पर ही लोग लगे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा और जबकि कृषि में इतना पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा इसी पर डिपेंड है।
कृषि में इतना पैसा नहीं कमा पाते इतना, मतलब क्योंकि आप देखते हैं घर में क्या होता है, आपने खुद भी देखा होगा, 1-2 लोग होते हैं और मतलब एक जो जो कृषि 2-3 लोग कर सकते हैं उसमें घर के लोग 10-15 लोग भिड़े हुए हैं उसी कृषि में करने में। तो इसलिए क्या होता है, ये इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी आती है। इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये जो होता है, जो कम लोग भी कर सकते हैं उस काम को, उसमें कुछ ज़्यादा ही लोग लगे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है कुछ और आप तो जानते हैं यहाँ पे रोजगार मिलना कितनी बड़ी बात है, तो बेरोजगारी भी बहुत है, तो वो कृषि करने में लग जाते हैं। ठीक है, फिर ये कर लीजिए निर्वाह कृषि, मतलब वो होती है सिर्फ इतना कमा पाना कि बस अपने खाने पीने लायक हो पाए, मतलब बेच नहीं सकते कृषि को, इतनी कृषि के बस बेच भी नहीं सकते, बस खुद का कर पा रहे हैं, जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं बस उसमें खा पी कर। फिर रबी फसल, खरीफ फसल, शुष्क, मतलब 3 प्रकार की फसल होती है, रबी, खरीफ और एक और होती है जायद फसल। तो रबी फसल वो होती है जो आप देख लीजिए शीत ऋतु में यानी सर्दी के मौसम में उगाई जाती है, तो आप वो देख लीजिएगा, तो गेहूँ है, जैसे जौ है, जिप आ जाता है। खरीफ वो होती है जो गर्मी में उगाई जाती है। ठीक है, तो ये सितंबर अक्टूबर के महीने में काट ली जाती है, तो ये आप कर लेंगे। फिर धान भी इसमें आती है खरीफ में। फिर जायद फसल वो होती है जो इन दोनों की फसल के बीच में, यानी खरीफ और रबी के बीच में जो फसल उगाई जाती है वो जायद होती है। फिर यहाँ देखिए भारत की कहीं 4 रेशेदार फसल, रेशेदार का मतलब होता है जिनसे रेशा प्राप्त किया जा सकता है, रेशम, तो कपास वही होता है, कॉटन, जूट होता है, सन होता है और प्राकृतिक रेशम, जी मतलब इसी में आता है। फिर आप कर लीजिए वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि देख लीजिए, वाणिज्यिक कृषि वो होती है जिसे हम बेचते हैं, जैसे नील की खेती होती है, तो वो किसमें बेचने लायक ही होती है, वो कपास बेचने लायक होती है, खाने लायक तो होती नहीं है। तो जिसे हम बेचने के लिए, मतलब किसान फसलें उगाते हैं जिसे बेचने के लिए उगाते हैं, सिर्फ खाने के लिए नहीं, वो वाणिज्यिक कृषि आती है। ठीक है, तो आप समझ गए हो वाणिज्यिक क्या होता है। यहाँ देख लीजिए क्या कारण है कि भारत के अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो क्योंकि अलग अलग मतलब जलवायु प्रकार की अच्छी है, तटीय क्षेत्र भी है अपने वहाँ पे, तो सब प्रकार के मतलब मौसम है यहाँ पे, तो उगाई जाती हैं अलग अलग क्षेत्र। वो देखिए मौसम से फसल उगाने का मेन कारण होता है मौसम जैसा होता है उसी अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये आप खरीफ और रबी फसल का अंतर भी कर लीजिए, जी मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, फिर यहाँ देख लीजिए श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि श्वेत क्रांति देखिए वो है, श्वेत यानी सफ़ेद से रिलेटिव, पीत यानी पीली से रिलेटिव। तो पीत का मतलब है जो तेल होता है, तिलहन होता है, उनकी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाई गई थी। और श्वेत क्रांति डेयरी उत्पादन, दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाई गई थी, समझ गए आप। और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर कपास पटसन, ये आप कर सकते हैं लेकिन इसे तो जरूर कर लीजिएगा, बस इतना ही है इसमें। देखिए अब एक चैप्टर हो रहा है, देखिए दूसरा चैप्टर, चलो ये कर ही लेते हैं आप, हालांकि वीडियो बड़ी हो गई है बट नहीं हो पाया। तो ये देख लीजिए 5 में क्या है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। तो खनिज वही है जो सिर्फ खनन करते हैं खनिजों का, मतलब जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, और क्या बोलते हैं वो जो कोयला और लोहा, जो भी जैसे कि उसमें ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, तो लोह अलोह खनिज क्या है ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, लोहे की मात्रा होती है जिसमें लोहा अयस्क नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसमें लोहा अयस्क नहीं होता लेकिन इसमें होता है। तो ये आप देख सकते जी, लोहे के प्रकार के नाम है लोहे के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नीज अलग है, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन से क्या तात्पर्य है। देखिए 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक तो परंपरागत, दूसरी गैर परंपरागत। तो ऊर्जा के जो बे संसाधन जो नवीकरणीय है और नवीकरणीय अनवीकरणीय, तो जिनकी आपूर्ति होती रहती है, गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। तो वे संसाधन जो नवीकरणीय जिनकी आपूर्ति होती रहती है गैर परंपरागत कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नवीकरणीय का मतलब जिनकी खोज मतलब बाद में की गई थी, जैसे कि सौर ऊर्जा बनाई गई है, पवन ऊर्जा बनाई गई है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसके अलावा बायोगैस और फिर परमाणु ऊर्जा। तो ये क्या है, इन्हें हम बना सकते हैं जी, ये ऊर्जाएं। ठीक है, ठीक है, हालांकि भूतापीय ऊर्जा आई थिंक भूमि से मिलती है, तो ये पता नहीं शायद है कि नहीं इसमें, लेकिन ये तो है। ठीक है, तो देख लेंगे। फिर क्या है कि ये ऊर्जाएं मतलब जो हमें मिलती हैं, मतलब बनाते हैं हम लोग, क्योंकि सौर ऊर्जा पहले तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति की उससे बनाई गई है। तो ये क्या हुई, गैर परंपरागत, जो मतलब जिन्हें हम बना सकते, ख़त्म नहीं होती। और फिर परंपरागत में क्या आती हैं, जैसे कि
ऐसी जैसे कि पेट्रोलियम है, वहाँ से हमें जो ऊर्जा मिलती है, तो पेट्रोलियम एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसे बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। और लेकिन इसे तो हम बना सकते हैं, क्योंकि जो बन रही है सौर प्लेट बना के जो होती हैं वहाँ से। तो ये आप समझ गए होंगे गैर परंपरागत और परंपरागत में क्या है। परंपरागत मतलब जो प्रकृति के द्वारा ही मिलती है, और प्रकृति प्रकृति नहीं मतलब प्रकृति पर ही डिपेंड है, मतलब जो सिर्फ उसके रिसोर्स सीमित हैं, लेकिन इसके असीमित होते हैं, क्योंकि इसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब ऊर्जा का संरक्षण के 3 उपाय देखिए, इसमें उपाय देख लीजिए क्या क्या करना है जी। बिल्कुल आप आसानी है, बिल्कुल आसान, आप देखोगे इसमें याद हो जाएगा। घर जैसे घर में है वही चीज़ आप समझ लीजिए, संरक्षण कैसे करना है, उसे बचाना कैसे ऊर्जा को, ठीक है। फिर भारत के कोयले के बजाय दूसरा संसाधन ये देख लीजिए, एल्यूमिनियम पर लेख ये कर लीजिए। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। 3 कारणों देते हुए स्पष्ट करिए। प्राकृतिक गैस तो प्रकृति के जो द्वारा जो मिलती है, मतलब प्राकृतिक गैस है वो, ठीक है। तो और गोबर गैस देख सकते हैं। तो आप जानते भी होंगे, एक ऐसा बनाया था संयंत्र जिसमें गोबर को डाला जाता है, लेकिन उससे ऊर्जा मिलने लगती है, तो वो गोबर गैस होता है। कहीं कहीं बहुत जगह बनी हुई है अब तो, वो गोबर गैस होती है। पवन ऊर्जा वो होती है जो पवन यानी वो तो आपने देखा होगा, एक खूब बड़ी से पंखा जैसा रहता है, वो चलता रहता है, वो पवन ऊर्जा कहलाता है। रेगिस्तान वगैरह इलाके होते हैं ना, वहाँ जाता रहता है ये। फिर खनिज में देख लीजिए, लोह खनिज, अलोह खनिज, ये मैंने बता दिया। परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत जी मैंने दोनों बता दिए, अभी आगे ये भी बताया था, तो वो देख लीजिए गैर परंपरागत में क्या है और परंपरागत में क्या है। देखिए जी इसके सीमित है, अगर ये खत्म हो गए तो दोबारा नहीं आ सकती ये संसाधन, लेकिन ये खत्म हो गए तो आ सकते हैं। समझ गए आप गैर परंपरागत और परंपरागत में। अब आप कर लीजिए यहाँ देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। तो सौर ऊर्जा आप जानते हैं, वही सूर्य प्लेट से जो हमें ऊर्जा मिलती है। फिर एक संयंत्र रहता है जिसमें खाना भी बन जाता है, सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा मिलती है हमें, उसका हम उपयोग कर लेते हैं। बिजली में भी उपयोग होता है सौर ऊर्जा से, क्योंकि बिजली भी बन रही है अब तो उससे, ठीक है। और जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होती ना, तो वहाँ पे सूर्य प्लेट के द्वारा ही लाइट चलाई जाती है, क्योंकि वो सूर्य प्लेट क्या होती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस पर, तो उससे लाइट बन जाती है उनमें प्लेटों से। फिर खनिजों के वर्गीकरण का उल्लेख ये कर लीजिए कि कितने धात्विक खनिज होते हैं, लोह खनिज, अलोह खनिज और बहुमूल्य खनिज, ये आप पढ़ेंगे। धात्विक अधात्विक में अंतर इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो, ठीक है। और लोह अलोह ये भी इम्पोर्टेंट था, वैसे मैंने आपको बता दिया था, इसे अच्छे से कर लीजिएगा आप, ठीक है। फिर आप आइए, इसमें क्या होता है मानचित्र में देखिए, वैसे आपको अब एक दिन में नहीं कर सकते, अगर आपने पहले से किया होता तो शायद होता कि जैसे कि भारत का हमारा नक्शा है भारत का, तो यहाँ आपको जैसे कि राज्य होते हैं, जैसे जो मध्य प्रदेश यहाँ है हमारा जो मध्य प्रदेश, तो ये लद्दाख जम्मू कश्मीर ऐसे नाम होते हैं। गुजरात है, जो महाराष्ट्र है, ये नाम होते, पहले वो याद कर लेने थे। फिर उसमें से ये पूछ ले कि तारापुर, ये है तारापुर अणु विद्युत गृह, ये कहाँ है। तो ये महाराष्ट्र वाला जो इलाका है ना, वहाँ पड़ता है तारापुर का। तो जैसे ये मुंबई रेलवे मार्गी, तो ऑब्वियसली मुंबई महाराष्ट्र में है, तो आप जानते हैं ये है, तो वो कर वहाँ से होता है, ठीक है। मुंबई का यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको लोकेट करना था कि कौन सा कहाँ है वो चीज़। 15 ये देखिए तारापुर ये दिया हुआ है यहाँ पे। ऐसी सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से लगी हुई है, तो ये सतपुड़ा यहाँ आ गई, ठीक है। ये रहता है, तो ये आपको इतना देख लीजिएगा, बट आज से देखना शुरू करेंगे तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप एकदम करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ नाम तो याद कर ही लीजिए। फिर आपका आएगा वे निर्माण उद्योग, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कितने नंबर का आ रहा है, आई थिंक 1 मिनट रुको मैं देखती हूँ कितने का आ रहा है। नहीं, ये इसमें से 3 नंबर का ही आएगा, लेकिन जो ये था ना ये पिछला वाला, इसमें ज़रूर 4 नंबर का आ रहा है, तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। जो मानचित्र है वो ही 4 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि नाम दे देंगे और आपको लोकेट करके नाम लिखना है वहाँ पे। फिर देखिए हुगली नदी के तटवर्ती भागों में पटसन उद्योग क्यों विकसित हुए हैं, ये सारी चीज़ें तो आप एक तो जानते हैं कि वहाँ देखिए पानी है, और पटसन के लिए क्या ज़रूरी होता है, पटसन के लिए जो हम फसल होती है ना, वो जो पटसन वाली, तो उसे काट कर मतलब पहले पानी में गलाया जाता है उसे छीलने के लिए, तो पानी बहुत ज़रूरी है। तो हुगली नदी के पास ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं, सड़क मार्ग अच्छा है वहाँ पे, रेलवे मार्ग जो भी है, सस्ते श्रमिक हैं मतलब जो काम करने वाले, तो इस वजह से वहाँ पे ये काम है ज़्यादा। हुगली नदी जो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल वगैरह जो इलाका है ना, वहीं से लगी हुई है। तो ये देख लीजिए। फिर विनिर्माण क्यों है, विनिर्माण क्या है, तो विनिर्माण का मतलब तो आप जानते हैं जो कच्चे मूल्य पदार्थ होते हैं, जो मैंने आपसे बताया कृषि के द्वारा मिलते हैं डायरेक्ट,
प्रकृति मतलब डायरेक्ट प्रकृति से मिले हुए हैं, वो कच्चे माल होते हैं। उनमें कुछ निर्माण करके कुछ मूल्यवान यानी कुछ बनाया जाए, जैसे कि लकड़ी होती है। लकड़ी अभी क्या है, बन क्या है, वो तो कच्चा माल है। अगर उससे हम फर्नीचर बना लेते हैं निर्माण करके तो वो विनिर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें आप कर लीजिए ये। फिर यहाँ देखिए कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। ऑब्वियसली है, एक दूसरे के पूरक ही है। कृषि है तो उस पर ही कहीं ना कहीं मतलब सारी चीज़ें उन्हीं के द्वारा डिपेंड है, बनता उन्हीं से। उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्री जो बनती है, तो किससे बनती है, ये एक दूसरे पे ही तो डिपेंड है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, लकड़ी हो, इनफैक्ट कोई बिल्डिंग भी खड़ी करनी हो तो उसमें भी लोहा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी तो कच्चा माल में ही आता है, मतलब प्रकृति से मिलता है वो। तो हर एक चीज़ मतलब पूरक है एक दूसरे के, ये आपको दिख रहा है। फिर इसे अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, बट ये कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, एक तो कृषि आधारित होते हैं, दूसरे खनिज आधारित। मतलब कच्चे माल होते हैं कृषि पर आधारित मिलते हैं हमें, दूसरे खनिज के द्वारा मिल सकते हैं, ठीक है। खनिज का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, तो डोंट वरी। फिर सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग, 3 प्रकार के उद्योग हैं। सार्वजनिक उद्योग में जिसमें क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र लगे उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा होता है। मतलब इस पर सरकार का प्रतिबंध, सरकार द्वारा प्रतिबंधित होता है, पूरा सरकार हैंडल करती है इस चीज़ों को। जितने भी उद्योग होंगे तो अगर सरकार हैंडल कर रही है तो वो है सार्वजनिक उद्योग। निजी उद्योग जिसमें खुद जिसका है उद्योग वो खुद उसका स्वामी बना हो, मतलब स्वामित्व उसका खुद हाथ में हो, वो खुद उसे नियंत्रण करता हो, तो वो निजी उद्योग गया। संयुक्त उद्योग जिसमें राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करें, वो होता है संयुक्त। जिसमें राज्य सरकार भी हो और निजी क्षेत्र, मतलब जैसे कि हम मान लो हमें अपनी इंडस्ट्री बनाते हैं, लेकिन हमें जैसे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार है, उससे हमें कुछ ऐसा सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं, तो हम जैसे अगर वो ले लेती है कंपनी में हमारे में काम, हमारी कंपनी उसमें ले ले, तो दोनों मिलकर काम करें तो वो संयुक्त उद्योग हो जाएगा, ठीक है। इसमें सरकार भी होती है और निजी स्वामित्व, लेकिन इसमें सिर्फ निजी स्वामित्व, यानी खुद एक जो इंसान रहेगा वो खुद ही उसका वो बना रहेगा मैन, ठीक है। तो यानी प्राइवेट, ठीक है, ये सरकारी और ये सरकारी और प्राइवेट, ठीक है। फिर कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर, देखिए भारी उद्योग, हल्के उद्योग, जो 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, आप भी जानते हैं। जो भारी माल बनता है, भारी चीज़ें बनती हैं, वो भारी उद्योग। और जो हल्के काम होते हैं, जिससे मतलब जिसमें वजन वगैरह ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन काम अच्छा होता है, वो हल्के उद्योग होते हैं। जैसे कि विद्युत उद्योग है। अब लाइट में आप खुद ही सोच लिए, लाइट इधर से उधर ले जानी है तो वो हल्का उद्योग ही है, मतलब इसमें नहीं आता कि जैसे बिजली के पंखे बनाना, विद्युतीय उद्योग मतलब विद्युत के द्वारा काम होता है। विद्युत पे जैसे पंखा बनाना हो या फिर मोटर बनानी हो किसी की, तो ये इसमें हल्के उद्योग में आता है। फिर लोहा इस्पात उद्योग वगैरह जी किस में आएगा, भारी में हो जाएगा, देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए, इसमें आप कर सकते हैं, ये कर लीजिए बस। फिर आप इसे कर लीजिए, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित, ऑब्वियसली है उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। आप खुद देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हो तो कभी कभी वो जैसे कि गन्ने की मिल होती है, जो शक्कर वगैरह मतलब जो भी जूस निकलता है क्या, तो वहाँ से क्या होता है, काला काला धुआं निकलता है ऊपर की वो, तो वो क्या वायु को प्रदूषित करता है। फिर आप देख सकते हैं जो जल प्रदूषण है, तो आप जानते हैं कि जल को प्रदूषण कैसे किया जाता है। तो इसके क्योंकि जल में भी ऐसे ही देखिए, जल में अगर आप कीटनाशक दवाइयाँ डालेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो मिलावटी वगैरह होती है, प्लास्टिक होती है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। देखा होगा कहीं पे ऐसे प्लेसेस पे आप गए होंगे जहाँ पे बहुत कचरा रहता है, बहुत गंदगी रहती है जल में, तो वो जल प्रदूषण के कारण होते हैं। फिर तापीय प्रदूषण का देख लीजिए, तापीय में कैसे क्या प्रदूषण होता है, वो भी कर लीजिए। फिर यहाँ पे आएंगे आप, विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, ये देखिए, और इसे जरूर कर लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया, सार्वजनिक और सहकारी उद्योग। फिर यहाँ सूती वस्त्र वाला, ये इम्पोर्टेंट है। सूती वस्त्र यानी जो कपास होता है ना, उसी से बनता है। वो ऐसी जगह बनता है जहाँ काली मिट्टी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर सूती वस्त्र उद्योग के ये कर लेंगे आप, ये भी बस ये कर लीजिए, काफ़ी है। अब यहाँ से शुरू होगा आपका, एक मिनट, कौन सा वाला चैप्टर है, हाँ ये भी उसी का है, बट इसमें से ज़्यादा नहीं आएगा, वही ऑब्जेक्टिव है कि नहीं देख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ ये आएगा आपका इतिहास वाला पोर्शन, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए मैं इस पर कोई थंबनेल वगैरह इतना अच्छा नहीं बनाती, क्योंकि मुझे बस बनाने से मतलब है। अगर आपको समझ आता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैंने शॉर्टकट इसलिए बताया भी क्योंकि आपके पास समय कम है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रही है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखकर एक बार में पूरा गूगल कर लीजिए
और फिर नेक्स्ट वीडियो मैं ये कराऊंगी, तो इसके साथ में आप वो कर लीजिए नेक्स्ट। और इससे आपको थोड़ा सा फ्लो मिलेगा याद करने का, क्योंकि आपको समझ नहीं आता तो एक आपको माइंड में रहेगा कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ हो गई। अगर टाइम होता तो हम एक एक चैप्टर करके ले सकते थे और बहुत डिटेल में जाकर पढ़ सकते थे, बट टाइम कम है, ये बात आप भी जानते हैं। तो इसलिए मैं आप इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। और प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोगों को जुड़ पाएँ हम लोग। और फिर हम लोग यही चाहते हैं कि एटलीस्ट 10th क्लास का सारा सब्जेक्ट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। एंड थैंक यू।